शहर के सबसे बड़े पुलिस ऑफिस की 7वीं मंजिल पर एएसपी काव्या सिंह अपनी कुर्सी पर बैठी थी। सामने फाइलों का पहाड़ था, लेकिन उनका ध्यान खिड़की के बाहर भागते हुए शहर पर था। इस बड़ी एसी की ठंडी हवा भी उनके मन में चल रही बेचैनी को शांत नहीं कर पा रही थी। हर फाइल एक जैसी कहानी कहती थी। कहीं पुलिस की लापरवाही, कहीं बदसलूकी, तो कहीं सीधे सीधे रिश्वतखोरी की शिकायतें। काव्या ने एक गहरी सांस ली। उन्हें इस वर्दी को पहने 7 साल हो गए थे। इन 7 सालों में उन्होंने अपनी ईमानदारी और हिम्मत से एक अलग पहचान बनाई थी। लोग उन्हें लेडी सिंघम जैसे नामों से भी बुलाते थे, लेकिन काव्या जानती थी कि सिस्टम के अंदर का दीमक बाहर से नहीं दिखता। वह मीटिंग्स लेती, भाषण देती, सख्त आदेश जारी करती, लेकिन उन्हें हमेशा लगता कि उनकी बातें उन तक पहुंच ही नहीं रही, जिन्हें सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत है। यानी सड़क पर खड़ा वह सिपाही या थाने में बैठा वह हवलदार जो आम जनता से सीधे जुड़ता है। दीदी, क्या सोच रही हो? एक चुलबुली आवाज ने उन्हें विचारों से बाहर खींचा। दरवाजे पर उनकी छोटी बहन रिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। रिया कॉलेज में पढ़ती थी और अपनी बड़ी बहन पर उसे बहुत नाज था। कुछ नहीं रिया, बस यूं ही काव्या ने मुस्कुराने की कोशिश की। रिया अंदर आई और उनकी मेज पर रखी एक फाइल उठा ली। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, शिकायत विभाग फिर से। यही सब दीदी, आप इतना टेंशन क्यों लेती हो? आप अपनी तरफ से तो बेस्ट कर ही रही हो। काव्या ने फाइल रिया के हाथ से वापस ले ली। सिर्फ मेरा बेस्ट करना काफी नहीं है रिया। जब तक सड़क पर अकेले चल रही एक लड़की खुद को सुरक्षित महसूस ना करे, जब तक एक गरीब आदमी बिना डरे थाने में अपनी शिकायत लिखवा ना सके, तब तक मेरी यह वर्दी, यह कुर्सी सब बेईमानी है। रिया अपनी बहन की आंखों में एक अजीब सी उदासी देख सकती थी। तो फिर आप क्या करोगी? काव्या कुछ देर चुप रही। फिर उनकी आंखों में एक चमक आई, जैसे उन्होंने कोई फैसला कर लिया हो। आज मैं इस वर्दी और इस कुर्सी को यहीं छोड़कर जा रही हूं। रिया हैरान रह गई। क्या मतलब? आप इस्तीफा दे रही हो? काव्या हंस पड़ी। अरे नहीं पगली, इस्तीफा नहीं दे रही। बस आज के लिए एक आम लड़की बनना चाहती हूं। तुम्हारे साथ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी शॉपिंग करने? रिया को कुछ समझ नहीं आया। शॉपिंग? अभी आप तो कभी ऑफिस से जल्दी नहीं निकलती। आज निकलूंगी, काव्या ने दृढ़ता से कहा। जाओ घर चलो, मैं आधे घंटे में आती हूं। और हां, कोई फैंसी कपड़े मत पहनना। बिल्कुल सिंपल सलवार सूट पहनना, जैसे हम अपने गांव में पहनते थे। रिया का मन सवालों से भरा था, लेकिन उसने अपनी दीदी की आंखों में जो आत्मविश्वास देखा, उसके बाद कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वह चुपचाप सिर हिलाकर चली गई। उसके जाने के बाद काव्या ने इंटरकॉम पर अपनी असिस्टेंट को बुलाया। शर्मा जी, मैं कुछ पर्सनल काम से बाहर जा रही हूं। कोई बहुत जरूरी कॉल हो तो ही मुझे कनेक्ट करना, वरना शाम तक मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहूंगी। उन्होंने अपनी वर्दी उतारी और लॉकर में रखे एक साधारण से कॉटन के सूट को पहन लिया। शीशे में खुद को देखा। चेहरे पर वही रौब था, लेकिन कपड़ों ने उन्हें भीड़ का हिस्सा बना दिया था। उन्होंने अपना पर्स लिया, जिसमें उनका आईडी कार्ड सबसे नीचे छिपा था, और चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल गई। आज वह एएसपी काव्या सिंह नहीं, सिर्फ काव्या थी, जो अपनी बहन के साथ शहर की सड़कों का असली हाल देखने निकली थी। घर पहुंचकर काव्या ने देखा कि रिया सचमुच एक बहुत ही साधारण से सूट में तैयार थी। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही, काव्या ने उसे छेड़ा। आप भी कहाँ एसपी लग रही हैं, रिया ने हंसते हुए जवाब दिया। पर दीदी, हम जा कैसे रहे हैं? आपकी सरकारी गाड़ी तो यहीं खड़ी है। आज हम उससे नहीं जाएंगे, काव्या ने घर के दरवाजे पर ताला लगाते हुए कहा। आज हम ऑटो से चलेंगे।
दोनों बहनें पैदल चलकर मुख्य सड़क तक आई। गर्मी अपने चरम पर थी। सड़क पर गाड़ियों का शोर और धूल का गुबार था। काव्या यह सब देखती महसूस करती उस आम लड़की की तरह जो रोज इन हालात से गुजरती है। उन्होंने एक ऑटो को हाथ दिया। ऑटो वाला करीब 55 से 60 साल का एक बुजुर्ग आदमी था। चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में एक अजीब सी थकान थी। उसने ऑटो रोका। कहाँ जाना है, मैडम? सिटी मॉल, रिया ने जवाब दिया। ठीक है, बैठिए। मीटर से हाई 150 लगेंगे। दोनों बहनें बैठ गई। ड्राइवर ने एक छोटी सी पूजा की मूर्ति सामने लगा रखी थी। चाचा जी, आपका नाम क्या है? काव्या ने बातचीत शुरू की। ड्राइवर ने शीशे से पीछे देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। हरि प्रसाद नाम है। हमारा बिटिया। कब से चला रहे हैं यह ऑटो? यही कोई 30 साल हो गए। इसी के सहारे 2 बेटियों की शादी की और एक बेटे को पढ़ा लिखा रहा हूं। बस ऊपर वाले की कृपा है, गुजारा हो जाता है। उसकी बातों में एक संतोष था, एक ईमानदारी थी। रिया और काव्या उसकी जिंदगी की छोटी छोटी कहानियां सुनने लगी। वह बता रहा था कि कैसे दिन भर की कमाई में से आधा तो गैस और ऑटो के रख रखाव में ही निकल जाता है। जो बचता है उसी से घर का चूल्हा जलता है। सफर आराम से कट रहा था कि अचानक शहर के बाहरी इलाके में बने एक अस्थायी चेक पोस्ट पर उनके ऑटो को रुकने का इशारा किया गया। चेक पोस्ट पर 2 सिपाही और एक इंस्पेक्टर खड़ा था। इंस्पेक्टर का नाम विक्रम राठौर था। उसकी तोंद वर्दी से बाहर झांक रही थी और चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ थी। एक सिपाही ने चिल्लाकर कहा, ओए बूढ़े, रोक। हरि प्रसाद ने धीरे से ऑटो साइड में लगा दिया। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर स्वैगर के साथ ऑटो के पास आया। उसकी नजरें ऐसी थी जैसे वह कोई शिकार ढूंढ रहा हो। उसने ऑटो को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हरि प्रसाद कर साइड के तात हार्सकर साइड में प्रसाद को घूरने लगा। उसने हुक्म दिया, कागज दिखा अपने गाड़ी के। हरि प्रसाद ने कांपते हाथों से डैशबोर्ड से कागज निकाले और उसकी तरफ बढ़ा दिए। विक्रम ने कागजों को ऐसे देखा जैसे वह उन्हें पढ़ नहीं बल्कि उनमें कोई गलती खोज रहा हो। साहब, हरि प्रसाद ने हिम्मत करके कहा, सब तो ठीक है। विक्रम गरजा, चुप रह, जब पूछूं तब बोलना। यह क्या है? तेरी नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी है। यह जुर्म है, पता है तुझे? हरि प्रसाद घबरा गया। साहब, अभी रास्ते में पानी भरा था, शायद वहीं से लग गई होगी। मैं साफ कर देता हूं। अब साफ करेगा? चालान तो बन गया तेरा। और यह वर्दी भी ठीक नहीं पहनी तूने। नियम कानून सब भूल गए हो तुम लोग। विक्रम ने एक और गलती निकाली। काव्या और रिया चुपचाप पीछे बैठी सब देख रही थी। रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था, पर दीदी ने उसे चुप रहने का इशारा किया था। हरि प्रसाद गिड़गिड़ाने लगा, साहब माफ कर दीजिए, आगे से ध्यान रखूंगा। गरीब आदमी हूं साहब। चालान भरूंगा तो आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा। विक्रम राठौर हंसा, एक बहुत ही घिनौनी हंसी। तो क्या मैं जलाऊं तेरे घर का चूल्हा? देख भाई, मैं भी जानता हूं और तू भी जानता है। चालान कटेगा तो 5,000 का कटेगा और तेरी गाड़ी भी बंद हो जाएगी। एक काम कर, ही 2,000 निकाल और यहां से रफा-दफा हो। रिश्वत की सीधी मांग सुनकर काव्या के तन बदन में आग लग गई, लेकिन वह अभी भी खुद को रोके हुए थी। वह देखना चाहती थी कि यह आदमी किस हद तक गिर सकता है। हरि प्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़ लिए, साहब रहम करो। सुबह से अभी तक सिर्फ इथीन 100 कमाए हैं। 2,000 कहां से लाऊंगा? मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे साहब। तो मैं क्या करूं? अपने बच्चों को भूखा रख लूं तेरे लिए? विक्रम की आवाज और ऊंची हो गई।
पैसे निकालता है या बंद करूं गाड़ी को? नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरी रोजी रोटी है यह। हरिप्रसाद लगभग रो पड़ा। ड्रामा मत कर, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, विक्रम राठौर ने पूरी ताकत से हरिप्रसाद के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि सड़क पर चलते कुछ लोग भी रुककर देखने लगे। हरिप्रसाद का बूढ़ा शरीर थप्पड़ के जोर से एक तरफ लड़खड़ा गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, यह उसकी इज्जत, उसकी गरीबी और उसकी लाचारी पर एक साथ किया गया हमला था। आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन सब तमाशा देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोला। सबकी आंखों में डर था। रिया से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। वह दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही वाली थी कि काव्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रिया ने अपनी दीदी की तरफ देखा। काव्या की आंखें गुस्से से लाल थीं, जबड़ा भींचा हुआ था, लेकिन चेहरा एकदम शांत था, जैसे तूफान से पहले की शांति होती है। हरिप्रसाद अपने गाल पर हाथ रखे सिसक रहा था। साहब, मारा क्यों? उसकी आवाज में दर्द और अपमान का सैलाब था। जबान चलाता है मेरे सामने, अभी और मारूंगा। विक्रम ने दोबारा हाथ उठाया। बस अब बहुत हो गया था। काव्या ने धीरे से ऑटो का दरवाजा खोला और बाहर निकली। उसकी चाल में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जिसे देखकर इंस्पेक्टर विक्रम एक पल के लिए रुका। उसने ऊपर से नीचे तक काव्या को देखा। एक साधारण सी लड़की, क्या हो रहा है यहां? काव्या की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी शक्ति थी कि सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। विक्रम को अपनी सत्ता पर यह सवालिया निशान पसंद नहीं आया। तू कौन है? इनकी रिश्तेदार हो क्या? ज्यादा वकील मत बनो। मैडम, अपना काम करो और निकलो यहां से। मैं एक नागरिक हूं और मैं पूछ रही हूं कि आपने इस बुजुर्ग आदमी पर हाथ क्यों उठाया? काव्या ने सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। विक्रम तिलमिला गया। एक आम सी लड़की उसे कानून सिखा रही थी। इसने नियम तोड़ा है। मैंने अपना काम किया। तुझे ज्यादा पता है या मुझे? नियम तोड़ने की सजा चालान है, थप्पड़ मारना नहीं। काव्या ने सवाल किया। इंडियन पीनल कोड की कौन सी धारा एक पुलिस वाले को किसी निहत्थे नागरिक पर हाथ उठाने का अधिकार देती है? अब विक्रम को गुस्सा आ गया। उसकी चोरी पकड़ी जा रही थी। उसका अहंकार टूट रहा था। भीड़ के सामने एक लड़की उसे बेइज्जत कर रही थी। वह चिल्लाया, ओए लड़की, ज्यादा कानून मत सिखा मुझे। लगता है तूने पुलिस का असली रूप देखा नहीं है। चल निकल यहां से, वरना इसी बुढ़े के साथ तुझे भी थाने ले जाकर अक्ल ठिकाने लगा दूंगा। आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं इंस्पेक्टर। काव्या की आवाज अब भी शांत थी। डरा नहीं रहा। बता रहा हूं, तू है कौन? किसी जज की बेटी है या मंत्री की? कौन है तू? विक्रम लगभग उसके चेहरे पर झुककर बोला। मैं कौन हूं यह जानना इतना जरूरी है क्या? बस इतना समझ लीजिए कि मैं इस देश की एक आम नागरिक हूं, जिसे आपके जैसे लोग हर रोज लूटते हैं, अपमानित करते हैं। यह सुनकर विक्रम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका पुरुषवादी अहंकार और वर्दी की गर्मी एक साथ उसके सिर पर चढ़ गई। उसने सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं। तू मुझे सिखाएगी मेरा काम? वह गरजा, और उसने वही हाथ जिससे उसने एक बेबस बूढ़े को मारा था, काव्या की तरफ बढ़ा दिया। एक और थप्पड़। इस बार यह थप्पड़ शहर की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ईएसपी काव्या सिंह के गाल पर पड़ा था। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रिया की चीख निकल गई। दीदी हरिप्रसाद की आंखें फटी की फटी रह गई। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। काव्या ने अपना चेहरा सीधा किया। उसके गाल पर 5 उंगलियों के निशान छप गए थे, लेकिन उसकी आंखों में दर्द या डर का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखों में एक ठंडी फौलादी ज्वाला जल रही थी।
उसने एक नज़र विक्रम को देखा, जिसके चेहरे पर जीत की वही मुस्कान थी। देखा, अब पता चला पुलिस क्या कर सकती है। विक्रम ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, मैंने कहा था ना, ज्यादा वकील मत बन। अब अगर एक शब्द भी और बोली तो सच में उठाकर हवालात में डाल दूंगा। समझी? काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे वह अपने अंदर उठे तूफान को काबू में कर रही हो। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। वे आंखें कह रही थी, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर, उसने धीरे से अपना पर्स खोला। विक्रम और उसके सिपाही हंस रहे थे। उन्हें लगा कि लड़की अब डर गई है और शायद पैसे निकालकर मामला रफा-दफा करना चाहती है। हाँ हाँ, अब आई ना लाइन पर। चल निकाल। उस बुढ़े के 2,000 और तेरे 5,000 बदतमीजी करने के जुर्म में। काव्या ने पर्स से पैसे नहीं निकाले। उसने निकाला अपना आईडी कार्ड, नीले रंग का वह छोटा सा कार्ड जिस पर अशोक स्तंभ बना हुआ था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी इस कार्ड की पर कार्ड सच्चाई थी। वह धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ी और विक्रम राठौर के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों की आंखों में एक पल का फासला था। काव्या ने वह आईडी कार्ड सीधा उसकी आंखों के सामने कर दिया। तुम पूछ रहे थे ना, मैं कौन हूं? उसकी आवाज अब किसी बर्फीले तूफान की तरह ठंडी और घातक थी। इसे पढ़ो। विक्रम ने हंसते हुए तिरछी नजर से कार्ड की तरफ देखा। उसे लगा कि कोई नकली कार्ड होगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें कार्ड पर लिखे शब्दों पर पड़ी, उसकी हंसी उसके चेहरे पर ही जम गई। उसकी आंखें फैल गई, पुतलियां सिकुड़ गई। एक पल के लिए उसे लगा कि उसे पढ़ने में कोई गलती हो रही है। उसने दोबारा पढ़ा, नाम काव्या सिंह, पद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ईएसपी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, समय जैसे रुक गया था। गाड़ियों का शोर, लोगों की फुसफुसाहट, सब बंद हो गया था। विक्रम को सिर्फ अपने दिल के धड़कने की आवाज सुनाई दे रही थी, जो किसी हथौड़े की तरह उसके सीने पर चोट कर रही थी। उसके चेहरे का रंग बदलने लगा, पहले सफेद, फिर पीला, फिर लगभग नीला। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई, जो गर्मी की वजह से नहीं बल्कि खौफ की वजह से थी। जिस हाथ से उसने थप्पड़ मारा था, वो हाथ अचानक कांपने लगा। उसके घुटनों में जैसे जान ही नहीं बची। एएसपी मैडम शब्द उसके मुंह से किसी तरह लड़खड़ा कर निकले। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे वह 2 थप्पड़ याद आए, एक उस गरीब बूढ़े पर और दूसरा सीधा शहर की एएसपी के मुंह पर। उसे अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा करियर एक फिल्म की तरह अपनी आंखों के सामने खत्म होता हुआ दिखाई दिया। घुटनों पर आ जाओ। इंस्पेक्टर काव्या की आवाज में कोई नरमी नहीं थी। विक्रम राठौर, जो कुछ मिनट पहले तक खुद को उस सड़क का राजा समझ रहा था, बिना एक पल की देरी किए धड़ाम से काव्या के पैरों में गिर पड़ा। मैडम, माफ कर दीजिए मैडम, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था, मैंने आपको पहचाना नहीं मैडम। वह गिड़गिड़ाने लगा। उसकी अकड़, उसका घमंड, सब कुछ आंसुओं में बह गया था। वह काव्या के पैर पकड़ने की कोशिश करने लगा। दूर हटो काव्या। गर्जी, तुमने मुझे नहीं पहचाना। यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारी गलती यह है कि तुमने इस वर्दी को नहीं पहचाना, इसकी इज्जत नहीं की। तुमने उस प्रीतरिंग बाद गरीब की लाचारी का मजाक उड़ाया। तुमने एक औरत पर हाथ उठाया। तुम माफी के लायक नहीं हो। अब तक जो भीड़ चुपचाप तमाशा देख रही थी, उसमें हलचल मच गई। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ लोग अपने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। जो सिपाही विक्रम के साथ खड़े थे, वे डर के मारे पत्थर की मूर्ति बन गए थे। रिया दौड़कर अपनी दीदी के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू डर के नहीं, गर्व के थे। हरिप्रसाद, जो अब तक सदमे में था,
धीरे धीरे ऑटो से बाहर निकला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। यह लड़की जो उसकी बेटी जैसी लग रही थी, वह इतनी बड़ी अफसर निकलेगी, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। काव्या ने अपने पर्स से अपना मोबाइल निकाला। उसने एक नंबर डायल किया। कंट्रोल रूम, एएसपी काव्या सिंह बोल रही हूं। फोन के दूसरी तरफ जो भी था, उसकी घबराहट को महसूस किया जा सकता था। जीटी रोड पर जो अस्थायी चेक पोस्ट है, वहां तुरंत एक गाड़ी भेजो। डीएसपी साहब को कहो खुद आए। यहां एक इंस्पेक्टर है, विक्रम राठौर। इसे अभी और इसी वक्त सस्पेंड करो। इसके खिलाफ रिश्वतखोरी, मारपीट और एक सरकारी अफसर पर ड्यूटी के दौरान हाथ उठाने का केस दर्ज करो। मैं चाहती हूं कि इस पर ऐसी विभागीय जांच हो कि आगे से कोई भी पुलिस वाला किसी बेगुनाह नागरिक पर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचे। आदेश देकर उसने फोन काट दिया। उसने विक्रम की तरफ देखा, जो अभी भी जमीन पर पड़ा रो रहा था। उठो और खड़े हो जाओ एक तरफ। तुम्हारा हिसाब अब कानून करेगा। 10 मिनट के अंदर पुलिस की गाड़ियों के सायरन से पूरा इलाका गूंज उठा। डीएसपी साहब खुद भागे भागे आए, अपनी ईएसपी को सादे कपड़ों में, और उनके गाल पर थप्पड़ का निशान देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने विक्रम राठौर को देखा, जिसकी हालत किसी मरे हुए इंसान जैसी थी। अरेस्ट हिम, काव्या ने आदेश दिया। पुलिस वालों ने विक्रम राठौर को हथकड़ी पहनाई और उसे गाड़ी में डाल दिया। जाते जाते वह एक बार फिर माफी के लिए चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। जब सब शांत हो गया तो काव्या हरि प्रसाद के पास गई। हरि प्रसाद की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह बेबसी के नहीं बल्कि शुक्रगुजारी के थे। उसने हाथ जोड़ लिए। आप तो भगवान बनकर आई बिटिया। अगर आज आप ना होती तो वह आगे कुछ बोल नहीं पाया। काव्या ने उसके जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए। नहीं चाचा जी, हाथ मत जोड़िए। आज शर्मिंदा होने की बारी मेरी है। मेरे ही डिपार्टमेंट के एक अफसर ने आपके साथ यह बदसलूकी की। मैं आपसे अपने पूरे पुलिस विभाग की तरफ से माफी मांगती हूं। यह सुनकर हरि प्रसाद और वहां खड़े सभी लोगों की आंखों में काव्या के लिए इज्जत और बढ़ गई। एक इतना बड़ा अफसर एक गरीब ऑटो वाले से माफी मांग रही थी। यह उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। और हां, यह रहे आपके शद्दो 1000। काव्या ने अपने पर्स से पैसे निकालकर उसे देने चाहे। नहीं नहीं बिटिया, यह मैं नहीं ले सकता। आपने जो किया वह किसी पैसे से बहुत बड़ा है। हरि प्रसाद ने मना कर दिया। चाचा जी, इसे रखिए। यह मेरी तरफ से नहीं है। यह उसके टन से पैसे से बहुत बड़ा है। अन्याय की भरपाई है जो आपके साथ होने वाला था, और यह मेरा पर्सनल नंबर है। अगर भविष्य में कोई भी पुलिस वाला आपको बेवजह परेशान करे तो बिना डरे मुझे फोन कीजिएगा। हरि प्रसाद ने कांपते हाथों से पैसे और नंबर ले लिया। काव्या अपनी बहन रिया के साथ वापस ऑटो में बैठ गई। चलो चाचा जी, मॉल छोड़ दीजिए। हरि प्रसाद ने कृतज्ञता से सिर हिलाया और ऑटो स्टार्ट कर दिया। पूरे रास्ते कोई कुछ नहीं बोला। रिया अपनी दीदी का हाथ थामे बैठी थी और सोच रही थी कि उसकी दीदी सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं बल्कि एक चट्टान है। मॉल के सामने पहुंचकर जब काव्या ने पैसे दिए तो हरि प्रसाद ने लेने से साफ इनकार कर दिया। आज की सवारी मेरी तरफ से बिटिया रानी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान में आज एक नई इज्जत और आत्मविश्वास था। शाम को जब काव्या वापस अपने पायल के जो कवलाद के इस कार कर दिया, ऑफिस पहुंची तो पूरे डिपार्टमेंट में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई जानता था कि आज क्या हुआ है। वह अपनी कुर्सी पर बैठी और खिड़की के बाहर फिर से उसी शहर को देखने लगी। शहर वहीं था, लेकिन आज काव्या की आंखों में उदासी की जगह एक नई लड़ाई का संकल्प था। यह लड़ाई सिर्फ एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर के खिलाफ नहीं थी। यह लड़ाई उस सोच के खिलाफ थी जो वर्दी को सत्ता का हथियार समझती है। यह लड़ाई उस डर के खिलाफ थी जो आम आदमी को अन्याय के सामने चुप करा देता है।
उसने इंटरकॉम का बटन दबाया। शर्मा जी, कल सुबह 10:00 शहर के सभी थाना इंचार्ज की मीटिंग बुलाइए। एजेंडा होगा पुलिस और जनता का रिश्ता, वर्दी की इज्जत। फाइलें अभी भी मेज पर थीं, लेकिन आज काव्या को पता था कि इन फाइलों को कम कैसे करना है। लड़ाई लंबी थी, लेकिन आज एक मजबूत शुरुआत हो चुकी थी। एक ऐसी शुरुआत जो सड़क पर वर्दी के असली रंग को फिर से खाकी करने का वादा करती थी, ना कि जुल्म और भ्रष्टाचार के किसी और रंग का। उस रात काव्या और रिया घर की बालकनी में चुपचाप बैठी थी। शहर की रोशनियां टिमा रही थीं, लेकिन दोनों बहनों के बीच एक गहरी खामोशी थी। रिया ने देखा, जहां दीदी को थप्पड़ पड़ा था वहां अभी भी हल्की सी सूजन थी। रिया का दिल भर आया। दीदी, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा, उसने धीरे से पूछा। काव्या ने एक फीकी सी मुस्कान दी। गाल का दर्द तो सुबह तक चला जाएगा रिया, लेकिन जो दर्द दिल में हो रहा है वह आसानी से नहीं जाएगा। वह रुक कर बोली, जब उस इंस्पेक्टर ने मुझ पर हाथ उठाया तो मुझे गुस्सा नहीं आया। मुझे शर्म आई कि मेरी कमान में ऐसे लोग हैं जो इस वर्दी को गुंडागर्दी का लाइसेंस समझते हैं। वह बूढ़े हरि प्रसाद चाचा, उनकी आंखों में जो बेबसी थी वह मुझसे देखी नहीं जा रही थी। सोचो, हम तो कुछ घंटे के लिए आम नागरिक बने थे और हमारे साथ यह हो गया। जो लोग रोज ऐसी जिंदगी जीते हैं उनका क्या होता होगा? वह किस पर भरोसा करते होंगे? रिया ने अपनी दीदी का हाथ थाम लिया। लेकिन आपने जो किया वह भी तो सबने देखा। आपने एक उम्मीद दी है दीदी हरिप्रसाद चाचा के लिए। आज आप किसी भगवान से कम नहीं थी। काव्या ने आसमान की तरफ देखा। एक दिन की भगवान बनने से कुछ नहीं होगा। रिया, मुझे इस पाड़तर सिस्टम को ऐसा बनाना होगा कि लोगों को भगवान की नहीं, पुलिस की जरूरत पड़े और वह उन पर भरोसा कर सके। कल का सूरज मेरे डिपार्टमेंट के लिए एक नया सवेरा लेकर आएगा या फिर सब कुछ जलाकर राख कर देगा। कल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। उस रात काव्या ठीक से सो नहीं पाई। वह सिर्फ कल होने वाली मीटिंग के बारे में सोचती रही। यह लड़ाई सिर्फ एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर को सजा देने की नहीं थी, यह पूरे सिस्टम को आईना दिखाने की थी। अगली सुबह 10:00 पुलिस हेडक्वार्टर का कॉन्फ्रेंस हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहर के सभी थानों के इंचार्ज, सभी डीएसपी और एसीपी रैंक के अफसर अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे थे। हॉल में सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी घबराहट तैर रही थी। हर कोई कल की घटना के बारे में जानता था। कुछ के चेहरों पर डर था, कुछ की आंखों में गुस्सा, तो कुछ ऐसे भी थे जिन्हें लगता था कि मैडम ने एक छोटे से मामले को ज्यादा तूल दे दिया। ठीक 10:00 कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाजा खुला और एएसपी काव्या सिंह अंदर दाखिल हुई। वह अपनी कड़क वर्दी में थी। कंधे पर सितारे चमक रहे थे। उनके चेहरे पर कल की कोई थकान या गुस्सा नहीं था, बस एक बर्फीली शांति थी जो किसी भी शोर से ज्यादा खतरनाक होती है। सब अपनी जगह पर सम्मान में खड़े हो गए। काव्या ने किसी को बैठने के लिए नहीं कहा। वह सीधा चलकर पोडियम तक गई और कुछ पल चुपचाप सबकी आंखों में देखती रही। उनकी नजरें हर एक चेहरे को पढ़ रही थी। कल इस शहर में एक थप्पड़ मारा गया। उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन पूरे हॉल में गूंज रही थी। आप सब सोच रहे होंगे कि वह थप्पड़ एएसपी काव्या सिंह के गाल पर पड़ा था, लेकिन आप सब गलत हैं। उन्होंने एक पल का विराम लिया। वह थप्पड़ काव्या सिंह पर नहीं, आप सब की इस वर्दी पर पड़ा था। वह थप्पड़ उस भरोसे पर पड़ा था जो एक आम नागरिक इस वर्दी को देखकर करता है। वह थप्पड़ उस कसम पर पड़ा था जो हम सब ने इस देश के संविधान की रक्षा के लिए खाई थी। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर ने सिर्फ एक नागरिक को नहीं लूटा, उसने इस पूरे पर्दे लिबादे कर्दी पर गान है उस कसम पर पड़ा था, डिपार्टमेंट की इज्जत को सरेआम नीलाम किया है। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस था।
मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब कोई बच्चा किसी पुलिस वाले को देखकर डरने की बजाय मुस्कुरा दे तो जीत किसकी होती है? जब कोई अकेली लड़की रात में किसी पुलिस की गाड़ी को देखकर असुरक्षित महसूस करने की बजाय सुरक्षित महसूस करे तो जीत किसकी होती है? और जब हरि प्रसाद जैसा कोई गरीब मजलूम आदमी बिना डरे अपनी शिकायत लेकर थाने आए तो जीत किसकी होती है? वह रुकी और बोली, जीत हमारी होती है, इस वर्दी की होती है। लेकिन हम हर रोज हार रहे हैं। हम हार रहे हैं क्योंकि हमारे बीच कुछ विक्रम राठौर जैसे दीमक पैदा हुए हैं जो इस वर्दी की खोखली लकड़ी को खा रहे हैं और हम सब चुपचाप देख रहे हैं। उनकी आवाज में अब सख्ती आ बता रहे हैं गई थी, लेकिन अब और नहीं। आज से यह तमाशा बंद। मैं आप सबको साफ साफ बता देना चाहती हूं, या तो सुधर जाएं या फिर तोड़ दिए जाएंगे। अगर मुझे एक भी शिकायत मिली कि किसी ने अपनी वर्दी का रौब दिखाकर किसी बेगुनाह को परेशान किया है तो मैं विभागीय जांच का इंतजार नहीं करूंगी। सस्पेंशन और डिसमिसल मौके पर होगा। उन्होंने अपनी मेज पर रखी एक फाइल उठाई। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर को सर्विस से हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया गया है और उस पर कानूनी कार्यवाही शुरू हो चुकी है। यह सिर्फ एक शुरुआत है। और एक बात उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, जनता हमारी मालिक है और हम उनके सेवक। यह बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए और अपनी ड्यूटी ऐसे कीजिए कि लोग आपसे डरे नहीं, आप पर गर्व करें। चलिए मिलकर इस वर्दी का रंग फिर से खाकी करते हैं। मीटिंग खत्म हुई। काव्या अपनी जगह से मुड़ी और बिना किसी की तरफ देखे हॉल से बाहर निकल गई। उनके पीछे कॉन्फ्रेंस हॉल में दर्जनों अफसर खड़े थे, जिनके चेहरे पर आज डर से ज्यादा आत्ममंथन का भाव था। आज पहली बार उन्हें किसी ने वर्दी का असली मतलब समझाया था। उस मीटिंग को एक हफ्ता बीत गया। शहर में चीजें बदलने लगी थीं। चेक पोस्ट पर पुलिस वालों का व्यवहार नम्र हो गया था। थानों में शिकायतें सुनने में अब आनाकानी नहीं होती थी। यह एक बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन एक शुरुआत थी। एक दिन हरि प्रसाद अपना ऑटो चला रहा था। एक चौराहे पर लाल बत्ती होने पर उसने ऑटो रोका। तभी एक ट्रैफिक हवलदार उसके पास आया। एक पल के लिए हरि प्रसाद का दिल धड़का। उसे विक्रम राठौर का चेहरा याद आ गया। हरि प्रसाद चाचा, हवलदार ने मुस्कुराकर कहा, गर्मी बहुत है, यह पानी की बोतल रखिए। उसने एक ठंडे पानी की बोतल हरि प्रसाद की तरफ बढ़ा दी। हरि प्रसाद हैरान रह गया। उसने कांपते हाथों से बोतल पकड़ ली। शुक्रिया साहब। साहब नहीं बेटा, बोलो चाचा। एएसपी मैडम का सख्त आदेश है। आप सब हमारे परिवार की तरह हैं। वह बोला और मुस्कुराता हुआ अपनी जगह पर वापस चला गया। हरि प्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। यह खुशी के आंसू थे, इज्जत मिलने के आंसू थे। उसने बोतल से पानी पिया और उसे लगा जैसे वह दुनिया का सबसे मीठा पानी पी रहा हो। उसने मन ही मन काव्या को लाखों दुआएं दी। उस शाम वह जब अपने ऑटो स्टैंड पर पहुंचा तो उसने देखा कि सारे ऑटो वाले उसे घेर कर खड़े हो गए। क्या हुआ हरि प्रसाद? आज बड़ा खुश लग रहा है, एक दोस्त ने पूछा। हरि प्रसाद ने उन्हें पानी की बोतल वाली पूरी बात बताई। सब सुनकर दंग रह गए। लगता है वह ईएसपी मैडम सच में शहर को बदल कर रहेंगी, दूसरे ने कहा। हाँ, हरि प्रसाद ने एक गहरी सांस लेकर कहा। उस दिन उस चेक पोस्ट पर सिर्फ एक भ्रष्ट अफसर को सजा नहीं मिली थी, बल्कि हम जैसे हजारों गरीबों के अंदर की हिम्मत भी जाग गई थी। अब हमें डरने की जरूरत नहीं। एक महीना बाद काव्या अपने ऑफिस में बैठी थी। शहर में पुलिस के खिलाफ शिकायतों में 70% की कमी आई थी। उन्होंने एक नया हेल्पलाइन नंबर शुरू किया था जो सीधा उनके ऑफिस से जुड़ा था। इस पर कोई भी पुलिस के खिलाफ शिकायत कर सकता था। शाम का वक्त था। काव्या घर जाने के लिए उठने ही वाली थी कि हेल्पलाइन वाला फोन बजा। उन्होंने खुद फोन उठाया। हेलो एएसपी ऑफिस।
दूसरी तरफ से एक लड़की की घबराई हुई आवाज आई। मैडम, मैं आरती बोल रही हूँ। मैं कॉलेज से घर लौट रही हूँ और कुछ लड़के मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं बहुत डर गई हूँ। काव्या तुरंत अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उनका चेहरा सख्त हो गया, लेकिन आवाज में मां जैसी ममता थी। डरो मत। आरती, तुम कहाँ हो अभी? लड़की ने अपनी लोकेशन बताई। ठीक है, फोन चालू रखो और घबराओ मत। बस 5 मिनट, तुम्हारी मदद पहुंच रही है। काव्या ने तुरंत वायरलेस पर संदेश दिया। कंट्रोल एएसपी हियर, लोकेशन पर तुरंत एक पीसीआर भेजो। एक लड़की मुश्किल में है। मैं खुद भी निकल रही हूँ। ओवर एंड आउट। वह अपनी कुर्सी से उठी, अपनी कैप उठाई और तेजी से बाहर निकल गई। गाड़ी में बैठते हुए उनके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। आज फिर किसी को उनकी जरूरत थी। आज फिर किसी ने डर में भगवान को नहीं, पुलिस को याद किया था। और जब तक यह भरोसा जिंदा था, उनकी हर लड़ाई सार्थक थी। कहानी एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर के अंत से शुरू हुई थी, लेकिन इसका असली अंत एक नागरिक के भरोसे की जीत पर हुआ। शहर की सड़कों पर अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी था, लेकिन आज एक उम्मीद की किरण जल चुकी थी, जिसका नाम था एएसपी काव्या सिंह। वर्दी का असली रंग अब धीरे धीरे वापस आ रहा था। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई, लेकिन क्या सच में? नहीं, असली कहानी तो अब शुरू होती है। यह कहानी सिर्फ कागज के पन्नों पर नहीं लिखी गई। यह हमारे और आपके दिलों में एक सवाल बनकर बैठ गई है। सवाल यह है कि जब हमारे आसपास कोई विक्रम राठौर अपनी वर्दी का गलत फायदा उठा रहा होता है, तो हम चुप क्यों रहे जाते हैं? एएसपी काव्या सिंह सिर्फ एक किरदार नहीं है, वह एक सोच है। वह इस बात का जीता जागता सबूत है कि सिस्टम को बदलने के लिए आपको सिस्टम का हिस्सा बनकर उसे अंदर से चोट करनी पड़ती है। उसका एक थप्पड़ खाना उसके स्वाभिमान पर चोट नहीं थी, बल्कि उस सोए हुए समाज के गाल पर एक तमाचा था, जो सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर देता है। और हरि प्रसाद चाचा, वे हमारे समाज का वह चेहरा है जो हर जुल्म चुपचाप सहता है, इस उम्मीद में कि कोई तो आएगा। इस कहानी ने हमें सिखाया कि हमें किसी के आने का इंतजार नहीं करना है, हमें खुद एक दूसरे की आवाज बनना है। अगर इस कहानी की चिंगारी ने आपके अंदर की हिम्मत को हवा दी है, तो आपका एक लाइक सिर्फ एक बटन नहीं, बल्कि काव्या जैसी हर ईमानदार आवाज के लिए एक सलाम होगा। इस कहानी को शेयर करके इस आग को फैलने दीजिए। इसे हर कर्मिन, उस दोस्त, हर उस रिश्तेदार तक पहुंचाएं जिसे यह यकीन हो चला है कि अब कुछ नहीं बदल सकता। उन्हें दिखाइए कि जब हिम्मत जागती है, तो बड़े से बड़ा अहंकार भी घुटनों पर आ जाता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां जो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि रूह में एक बेचैनी और समाज में एक बदलाव की उम्मीद जगाती हैं, आप तक पहुंचती रहे, तो हमारे इस सफर का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि याद रखिएगा, सैलाब हमेशा भीड़ से नहीं आता। कभी कभी एक अकेला इंसान ही सैलाब लाने के लिए काफी होता है। नमस्ते दोस्तों, आप सब यह कहानी कहाँ से सुन रहे हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमारी यही कामना है कि आप जहां भी रहें, हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है, तो हमारे साथ ध्रुव साझा करें। हमें आपकी कहानियां पढ़ कर बहुत खुशी होगी।